Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And this lecture is in continuation with my last lecture. In my last lecture, I discussed about sequencing of short polypeptides as well as large polypeptides. And in this lecture, I will discuss about chemical synthesis of peptide. पेप्टाइड की अगर बात करें तो बहुत सारे पेप्टाइड्स ऐसे होते हैं जो पोटेंशियली यूजफुल होते हैं एज ए फार्माकोलॉजिक एजेंट्स। क्या होते हैं? दे आर पोटेंशियली यूजफुल एज फार्माकोलॉजिक एजेंट्स। दे आर पोटेंशियली यूजफुल एज फार्माकोलॉजिक एजेंट्स। और क्योंकि बहुत सारे पेप्टाइड्स पोटेंशियली यूजफुल होते हैं एज ए फार्माकोलॉजिक एजेंट्स, that's why their production is of considerable commercial importance. So there are three ways to obtain a peptide. First one is purification from tissues, second one is from genetic engineering, and third one is direct chemical synthesis. Purification from tissues की अगर बात करें तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स आते हैं। फर्स्ट वन इज इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। क्या है? इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क है। सेकेंड प्रॉब्लम की अगर बात करें तो टिश्यू से अगर कोई पेप्टाइड का प्यूरिफिकेशन करते हैं तो वो काफी कम कंसंट्रेशन में हमें मिलता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू भी हम पेप्टाइड को ऑब्टेन कर सकते हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव ऑप्शन इज डायरेक्ट केमिकल सिंथेसिस। एंड डायरेक्ट केमिकल सिंथेसिस की अगर बात करें तो इनिशियली ट्रेडिशनल सिंथेटिक अप्रोच को फॉलो किया गया था। क्या किया गया था? ट्रेडिशनल सिंथेटिक अप्रोच को फॉलो किया गया था। बट इस ट्रेडिशनल सिंथेटिक अप्रोच के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि ये इम्प्रैक्टिकल था उन पेप्टाइड्स के लिए जिसमें 4 से ज्यादा अमाइनो एसिड रेजिड्यू होते हैं। अब सवाल ये है कि इम्प्रैक्टिकल क्यों था? इम्प्रैक्टिकल इसलिए था क्योंकि एवरी स्टेप में प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करना डिफिकल्ट था, और इस चीज को ओवरकम किए आर ब्रूश मेरीफील्ड ने इन 1962 में। इन्होंने क्या किया? एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लाया। उस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की खास बात यह थी कि उस टेक्नोलॉजी में एक सॉलिड सपोर्ट यूज किया गया था। क्या किया गया था? सॉलिड सपोर्ट यूज किया गया था। सॉलिड सपोर्ट का क्या काम था कि जब पेप्टाइड की सिंथेसिस होती थी तो ड्यूरिंग पेप्टाइड सिंथेसिस उसका एक एंड इस सॉलिड सपोर्ट से अटैच रहता था। अब क्योंकि सॉलिड सपोर्ट से अटैच रहता था इसीलिए एवरी स्टेप में इसकी प्यूरिफिकेशन की जरूरत नहीं थी। अब सवाल यहाँ पे यह है कि ये सॉलिड सपोर्ट है क्या? इट इज इनसॉल्युबल पॉलीमर। ये क्या है? इट इज इनसॉल्युबल पॉलीमर। और इनसॉल्युबल पॉलीमर क्या है? बेसिकली रेजिन है which contained within a column and it is similar to chromatographic column. So इस टेक्नोलॉजी में जो पेप्टाइड की सिंथेसिस होती है तो एक टाइम में एक अमाइनो एसिड ऐड होता है। क्या होता है? एक टाइम में एक अमाइनो एसिड ऐड होता है, एंड इच अमाइनो एसिड ऐड करने के लिए 5 स्टेप्स की एक साइकिल होती है। सो उस साइकिल को डिस्कस करने से पहले एक और चीज डिस्कस करते हैं। अमाइनो एसिड्स की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो एक कार्बन होता है जिसे अल्फा कार्बन बोलते हैं। अब इस अल्फा कार्बन से 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हैं। फर्स्ट वन इज द अल्फा अमाइनो ग्रुप, सेकेंड वन इज द अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप, थर्ड वन इज द हाइड्रोजन, एंड फोर्थ वन इज द आर ग्रुप। एंड प्रोटीन्स में टोटल 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स होते हैं, एंड ऑल 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो उसमें ये तीनों ग्रुप सब में सेम होता है। तो डिफर क्या करता है? सिर्फ आर ग्रुप में। सो पेप्टाइड बॉन्ड की अगर फॉर्मेशन होती है बिटवीन अमाइनो एसिड रेजिड्यू तो उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्स्ट वन इज द अल्फा अमाइनो ग्रुप एंड सेकेंड वन इज द अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप। अल्फा अमाइनो ग्रुप की अगर बात करें तो इट इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है? इट इज गुड न्यूक्लियोफाइल। जबकि कार्बोक्सिल ग्रुप के OH ग्रुप की अगर बात करें तो इट इज ए पुअर लिविंग ग्रुप। ये क्या है? इट इज ए पुअर लिविंग ग्रुप है। सो इसे गुड लिविंग ग्रुप बनाने के लिए इस अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप को एक्टिवेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक्टिवेट करना पड़ता है ड्यूरिंग पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अब इस टेक्नोलॉजी की खास बात यह है कि किसी भी अमाइनो एसिड के अल्फा अमाइनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं। और किस चीज से प्रोटेक्ट करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं एफमॉक से। एफमॉक क्या है? इट इज 9-फ्लोरिनाइल मिथॉक्सी कार्बोनाइल ग्रुप। इट इज 9-फ्लोरिनाइल मिथॉक्सी कार्बोनाइल ग्रुप।
ये क्या है FMOC? इट इज 9-फ्लोरिनाइल मिथॉक्सी कार्बोनाइल ग्रुप है। सो अमाइनो एसिड रेजिड्यू को प्रोटेक्ट करते हैं FMOC से एट द अल्फा अमाइनो ग्रुप है। अब इस प्रोटेक्टेड अमाइनो एसिड रेजिड्यू को इनसॉल्युबल पॉलीमर से अटैच करते हैं। इनसॉल्युबल पॉलीमर क्या होता है? इनसॉल्युबल पॉलीमर इज इनसॉल्युबल पॉलीस्टाइरीन बीड। इनसॉल्युबल पॉलीस्टाइरीन बीड में क्लोराइड होते हैं और वैसे अमाइनो एसिड जो FMOC से प्रोटेक्टेड हैं उनका कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री है। सो कार्बोक्सिल ग्रुप क्या करेगा? इस इनसॉल्युबल पॉलीस्टाइरीन बीड से बॉन्ड बनाएगा और क्लोराइड ग्रुप को रिमूव करेगा। जब क्लोराइड ग्रुप रिमूव होंगे तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। अब यहाँ पे सेकेंड अमाइनो एसिड को ऐड करना है। सेकेंड अमाइनो एसिड कहाँ ऐड होगा? इस अमाइनो एसिड के अल्फा अमाइनो ग्रुप से पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, बट यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए इस FMOC को रिमूव करना पड़ेगा। अब ये FMOC कैसे रिमूव होगा? इसको रिमूव करने के लिए ऐसे सॉल्यूशन से फ्लश करेंगे जिसमें माइल्ड ऑर्गेनिक बेसेस हो। सो वैसा सॉल्यूशन जिसमें माइल्ड ऑर्गेनिक बेस होगा उससे अगर फ्लश करते हैं तो ये FMOC रिमूव होता है एंड द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। अब इस अमाइनो एसिड का अल्फा अमाइनो ग्रुप फ्री है। सो इस अल्फा अमाइनो ग्रुप से बॉन्ड बनाएगा कौन? सेकेंड अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप है। अब जो सेकेंड अमाइनो एसिड है उसका भी अल्फा अमाइनो ग्रुप प्रोटेक्टेड है बाई FMOC से, बट अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री है। बट कार्बोक्सिल ग्रुप का जो OH ग्रुप होता है इट इज पुअर लिविंग ग्रुप है। तो इसको एक्टिवेट करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। और एक्टिवेट किससे करते हैं? एक्टिवेट करने के लिए DCC यूज करते हैं। DCC क्या है? डाइसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडिमाइड। सो DCC क्या करता है? इस अमाइनो एसिड के अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप से बॉन्ड बनाता है एंड देन द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। अब ये क्या करता है? वैसा अमाइनो एसिड जो पॉलीस्टाइरीन बीड से अटैच है उसका अल्फा अमाइनो ग्रुप क्योंकि गुड न्यूक्लियोफाइल है तो इसके कार्बोक्सिल ग्रुप पे अटैक करता है और अटैक करता है तो DCC रिमूव होता है एज ए डाइसाइक्लोहेक्साइल यूरिया बाई प्रोडक्ट एंड ये कार्बोक्सिल ग्रुप इस अमाइनो ग्रुप से पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है एंड द स्ट्रक्चर इज दिस। सो दिस इज द डाइपेप्टाइड। अब इसमें अनदर अमाइनो एसिड ऐड करना है तो इस 2 to 4 स्टेप को रिपीट करना पड़ेगा। 2 to 4 स्टेप को मीन्स जितने अमाइनो एसिड ऐड करने हैं उतने टाइम्स ये 2 to 4 स्टेप को रिपीट करना पड़ेगा एंड एक बार जब फाइनल पेप्टाइड बन जाए तो उससे क्या करना पड़ेगा? FMOC को रिमूव करना पड़ेगा और इस पॉलीस्टाइरीन बेड को रिमूव करना पड़ेगा। FMOC कैसे रिमूव करेंगे? FMOC रिमूव करेंगे वैसे सॉल्यूशन के साथ फ्लश करके जिसमें माइल्ड ऑर्गेनिक बेसेस हों। अब इसको रिमूव कैसे करेंगे? इसको HF के साथ ट्रीट करेंगे। सो पहले FMOC को हटाएंगे बाय फ्लशिंग विद सॉल्यूशन कंटेनिंग माइल्ड ऑर्गेनिक बेसेस एंड देन HF के साथ ट्रीट करेंगे तो ये दोनों ग्रुप हट जाएंगे एंड देन दिस इज द पेप्टाइड। So these are the steps for the chemical synthesis of peptide, and in my next lecture I'll start fresh chapter that is 3-dimensional structure of proteins, and in this chapter I'll discuss 4 important topics. First one is the overview of protein structure, and in this topic I'll discuss mainly the factors responsible for stability of protein and then peptide bond. Next, I'll discuss protein secondary structure. In this topic, I'll discuss secondary structure of protein, and there are 2 major secondary structure of protein. First one is alpha helix, second one is the beta sheet. And apart from these 2, there is a third protein secondary structure that is beta turn. And the next I'll come to protein tertiary and quaternary structure. So protein tertiary and quaternary structure is regarded as higher level protein structure. These are higher level protein structure, and higher level protein structure में हम 2 चीज डिस्कस करेंगे. First one is the fibrous protein and second one is the globular protein. फाइब्रस प्रोटीन में हम डिस्कस करेंगे अल्फा केराटिन, सिल्क फाइब्रोइन एंड कोलेजन के बारे में. ग्लोबुलर प्रोटीन में हम डिस्कस करेंगे मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन के बारे में. एंड द लास्ट टॉपिक आई विल डिस्कस इन दिस चैप्टर इज प्रोटीन डीनेचुरेशन एंड फोल्डिंग. So if you find this video informative, please do like, share and subscribe and stay tuned for the next lecture.